हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अलाउद्दीन की आर्थिक नीति एवं बाजार नियंत्रण। तो अलाउद्दीन खिलजी किन कारणों से बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाता है, इस चीज़ को इस अध्याय में हम देखेंगे। आज अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति उसकी प्रशासनिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण अंग थी। अलाउद्दीन खिलजी ही भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने आर्थिक सुधार किए। इसी कारण उन्हें एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा गया है। आर्थिक सुधार के कारण क्या क्या थे वो देख लेते हैं। अलाउद्दीन यहाँ पे निरंकुशतापूर्वक शासन किया है। ऐसे शासक की शक्ति का एकमात्र आधार जो होता है वो है सैन्य बल। विशाल सैन्य बल के कारण अलाउद्दीन ने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। इस सैन्य बल के माध्यम से ही वह देश की बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा जो है प्रदान कर सका। किंतु विशाल एवं स्थायी सेना की व्यवस्था में प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इस प्रकार अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य विशाल एवं स्थायी सेना का व्यय निर्वाह करना था। आगे हम देखते हैं। राज्य की सीमित संसाधनों की सहायता से एक विशाल सेना की व्यवस्था करना ही मुख्य कारण था जिसने सुल्तान का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का मूल्य कम करने की ओर ध्यान खींचा, जिसने कम वेतन प्राप्त करने वाले सैनिक भी सस्ती वस्तुएं प्राप्त करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आगे हम देखते हैं। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य निस्संदेह मूल्यों में कमी करके सैनिकों को कम वेतन देकर विशाल सेना का संगठित करना ही था। इसी प्रक्रिया में हम आगे देखते हैं राजस्व में वृद्धि के साधन। तो राजस्व में वृद्धि के लिए सुल्तान क्या क्या कार्य करेंगे, कहाँ से वो आय प्राप्त करने के लिए देखेगा, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम राजकोष भरने का प्रयास किया। उसके लिए उसने शाही राजस्व बढ़ाने के लिए अनेक साधन अपनाए। सुल्तान ने अमीरों की संपत्ति छीन ली। भूमि कर को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया। हिंदुओं से भूमि कर का कुल उपज का आधा भाग लिया जाता था। इससे पहले कम लिया जाता था, मगर अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं से ले रहा है इतना कर आधा भाग। प्रमुख हिंदुओं मुकद्दम चौधरी आदि को उनके विशेष अधिकार के वंचित कर दिया। अलाउद्दीन ने उन जागीरों पर भी शाही अधिकार कर लिया जो पूर्वगामी द्वारा दी गई थी। व्यक्तियों को जो संपत्ति सरकार की ओर से मिली थी वह भी उसने छीन ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसे भूमि का नाप करवाया तथा उसके अनुसार कर लगाया। उसने आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। अलाउद्दीन ने अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया। राजस्व वसूल करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि गई। उन्हें अच्छा वेतन दिया गया ताकि वो बेईमानी न कर सके। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई और उसका बोझ किसानों, भूमिधरों, व्यापारियों व जनता के सभी वर्गों पर पड़ा। परंतु राजस्व का मुख्य भार हिंदुओं पर ही पड़ा, क्योंकि उनमें से अधिकांश का भूमि से घनिष्ठ संबंध था। आगे देख लेते हैं बाजार नियंत्रण। तो सुल्तान ने सैनिक व्यवस्था की सफलता उसके बाजार नियंत्रण पर निर्भर थी। सुल्तान एक विशाल सेना संगठित की तथा प्रत्येक सैनिक का वेतन भी निश्चित कर दिया। अब यह वेतन इतना पर्याप्त नहीं था कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, तो अलाउद्दीन ने ऐसी नीति का पालन किया जिससे वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ सके। उसकी इसी नीति को बाजार नियंत्रण कहा गया है। बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए उन्होंने 4 प्रमुख उद्देश्य बनाए। वो हैं वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भूमि कर बढ़ाकर अन्य तरीकों से यद्यपि अलाउद्दीन ने अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि तो कर ली, लेकिन यह आय विशाल सेना की व्यय के लिए सक्षम न थी। अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने व मूल्य निर्धारण करने का निर्णय किया। उसने उन वस्तुओं की सूची बनाई जिसकी आवश्यकता सैनिकों को दैनिक जीवन में पड़ती थी। यह सूची अत्यंत सावधानी से तैयार किया गया था। इसमें सैनिकों के प्रयोग की छोटी से छोटी वस्तुएं भी सम्मिलित थी। इसी प्रकार इसमें खाद्य पदार्थ, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस आदि की सूची बनवाकर प्रत्येक के मूल्य जो है निर्धारित कर दिए गए थे। वस्त्र, शीशा, अन्य दैनिक वस्तुएं भी सूची में थी। अतः प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य जो है निर्धारित हो गए। आगे हम देखते हैं
वस्तुओं के मूल्यों से अन्य वस्तुओं के भी मूल्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दलालों का सफाया कर दिया। वह ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त किया। ये कर्मचारी क्रय विक्रय पर नज़र रखते थे। समय समय पर व्यापारियों एवं दुकानदारों के बाट आदि की जांच की जाती थी। सुल्तान भी छोटे छोटे लड़कों से बाजार से वस्तुएं मंगवाकर तौल एवं नाप की श्रेणी व उसके अनुसार मूल्यों की जांच करता रहता था। आगे देखते हैं वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाएं। तो अलाउद्दीन जानता था कि यदि वस्तुओं को सही समय पर बाजार में न पहुंचाया गया और किसी वस्तु का यदि बाजार में अभाव हो गया तो उसके मूल्य को स्थिर रखना जो है असंभव हो जाएगा। तो उन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति की सफलता के लिए आवश्यक था कि बाजार में वस्तुओं का अभाव न हो। अतः सुल्तान अलाउद्दीन ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें हम देख लेंगे ये वस्तुएं जो राज्य में ही उत्पन्न होती थी उनकी पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की गई। जो वस्तुएं अन्य प्रदेशों में मंगाई जाती थी उसकी मंगाने की उचित प्रबंध किया गया। इसी प्रक्रिया में हम आगे देखेंगे जो वस्तुएं राज्य में उपलब्ध नहीं थी उन्हें विदेशों से मंगाने का प्रबंध किया गया। जो वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदाम का निर्माण किया गया। अन्न को उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने किसानों पर भारी कर लगाए। कर को देने के लिए किसानों को उपज सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। कर के रूप में भी अनाज लिया जाता था। गांवों में महाजनों तथा नगरों में व्यापारियों को अन्न एकत्रित करने की अनुमति सुल्तान ने नहीं दी। अतः सरकार को किसानों से नियमित अन्न प्राप्त होता रहा। इसी अन्न को बाजार में निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता था। किसान अपने लिए सिर्फ उतना ही अनाज रखता था जितने कि उनके परिवार के लिए आवश्यक हो। शेष अन्न वह सरकार को बेच देता था। इस नियम का कठोरता से पालन किया गया। इस नियम का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था। यही कारण है कि जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी अन्न की कमी इनके टाइम पीरियड में नहीं पड़ी। अन्न के समान ही अन्य वस्तुओं का भी प्रबंध सुल्तान ने किया। सुल्तान ने कपड़ा बंगाल, सिंध तथा गुजरात से मंगाता था। कपड़ा खरीदने वाले व्यापारियों को पहले से ही धन दे दिया जाता था। व्यापारियों को इसमें सरकार ने पहले से ही लाभ जो है निश्चित कर रखे थे। इन व्यापारियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। इसी प्रकार सुल्तान बंजारों की सहायता से अरबी तथा तुर्की घोड़े जो है मंगवाता था और सेना में उच्च नस्ल के अरबी तुर्की घोड़े थे। आगे हम देखते हैं इस प्रकार अलाउद्दीन ने वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का अभाव नहीं हुआ और मूल्य जो हैं ज्यों का त्यों, कहने का मतलब स्थिर ही रहा। बाजार नियंत्रण देख लेते हैं। वस्तुओं का उचित वितरण। आपूर्ति व्यवस्था के समान ही सुल्तान ने वितरण व्यवस्था का भी समुचित प्रबंध किया था। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र के बाजार में माल उपलब्ध होता था। प्रत्येक व्यापारी को उतना ही माल दिया जाता था जितना कि उस दुकानदार के क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक था। उपभोक्ताओं को आज्ञा पत्र दिए जाते थे, उन्हीं के हिसाब से वस्तुएं मिलती थी। प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवाने रियासत के कार्यालय में लिखवाना पड़ता था। बाजारों का प्रबंध। उपर्युक्त व्यवस्थाएं तभी प्रभावशाली हो सकती थी जबकि बाजार का उचित प्रबंध किया जाए। सुल्तान ने इस दिशा में अत्यंत सक्षम बाजार की व्यवस्था की। उन्होंने अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इस व्यवस्था का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था दीवानी रियासत कहलाता था। उसके कार्यालय में प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था। दीवानी रियासत के अधीन शाहना होते थे। शाहना का कार्य होता था संपूर्ण बाजार व्यवस्था का देखरेख करना। शाहना के अधीन वरिद होते थे जो घूम कर बाजार में रिपोर्ट तैयार करते थे और शाहना जो है उस रिपोर्ट को दीवाने रियासत को देते थे। दीवाने रियासत उस रिपोर्ट को सुल्तान को देते थे। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने गुप्तचरों की भी एक अलग व्यवस्था कर रखी थी जो बाजार की सूचनाएं सुल्तान को प्रदान करते रहते थे। गलत सूचना देने पर कठोर दंड दिया जाता था। सुल्तान ने व्यापारियों की ओर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया था। समस्त व्यापारियों की सूची बनाकर उन्हें अनुमति पत्र दिए गए। व्यापारियों से लिखित प्रतिज्ञा पत्र भी लिए गए कि उपयुक्त समय पर आवश्यक परिणाम में सामान लाकर नियंत्रित मूल्य पर ही उसकी बिक्री करेंगे। व्यापारियों के अतिरिक्त उसने जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले दलालों का अंत कर दिया। दलाल बनने पर उनके टाइम पीरियड में कठोर दंड जो है दिया जाता था। आगे हम देखते हैं दंड व्यवस्था क्या थी इनके बाजार नियंत्रण में।
तो अलाउद्दीन ने जिस बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया था उसका पालन न करने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी कम तौलता था तो उसके शरीर से उतने ही भार का मांस काट लिया जाता था। अतः व्यापारियों में कम तौलने व अधिक मूल्य लेने या किसी अन्य प्रकार की बेईमानी करने का साहस ही न हो सका। बाजार नियंत्रण का मूल्यांकन देख लेते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन ने जिस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया था उसमें वह सफल रहा। मूल्यों को नियंत्रित करके एक विशाल सेना रखने में सफल रहा। उसकी बाजार नियंत्रण नीति सफल रही। आगे हम देखते हैं, यह नियमों की कठोरतापूर्वक लागू किए जाने, राजस्व को कठोरता से वसूलने, धातु के सिक्कों का अभाव व सुल्तान के भय से कर्मचारियों व अधिकारियों की ईमानदारी की वजह से यह नियंत्रण जो है, यह पॉलिसी जो है सफल रही। आगे हम देख लेते हैं गुण बाजार नियंत्रण के। तो बाजार नियंत्रण की नीति के दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। तो पहले हम देख लेते हैं, अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल रहा। बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल एवं प्रभावशाली सेना का संगठन करना इसी नीति के कारण संभव हो सका। अकाल, दुर्भिक्ष व सूखे के दिनों में भी अनाज का उचित भंडार होने से अन्न की कभी कमी नहीं हुई और अन्न की कमी न होने से मूल्य जो है स्थिर रहे। इस प्रकार जनता को उन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा जो अकाल के समय करना पड़ता है। अमीरों, जमींदारों व बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। अब वे विलासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। मूल्यों में कमी नहीं होने से गरीब वर्ग को लाभ हुआ। कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। इससे जनता का जीवन जो है सुखमय हो गया। इसके अतिरिक्त हम बाजार नियंत्रण के दोषों की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इनमें अनेक दोष भी हमें देखने को मिलता है। किसानों की स्थिति जो है बाजार नियंत्रण के कारण शोचनीय हो गई। घरों के भार से उनकी दशा पहले से अच्छी ना रही। अब सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने से उनकी स्थिति जो है और भी खराब हो जाती है। अधिकांश किसान हिंदू थे, अतः हिंदुओं का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। इस नीति से व्यापार की अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि व्यापारियों के लिए लाभ का जो अंश था वो थोड़ा सा था। अतः व्यापार करने में कोई प्रोत्साहित करने वाला तत्व न रहा। प्रोत्साहित करने वाला तत्व लाभ ही होता है। लाभ ही वहाँ पे कम मिल रहा है तो व्यापारी जो है उत्साह नहीं रहा उनके मन में। कठोर दंड नीति के कारण भी लोग व्यापार करने से घबराते थे। छोटे छोटे अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को अपने बीवी बच्चों को दिल्ली में रखना आवश्यक था, ताकि व्यापारी सरकार के साथ धोखा न कर सके। धोखा करने पर व्यापारी के परिवार को भी कठोर दंड दिया जाता था। व्यापार की उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है, लेकिन बाजार नियंत्रण ने इस प्रतिस्पर्धा को ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार सुल्तान के बाजार नियंत्रण नीति से प्रत्येक वर्ग, चाहे वह कृषक, व्यापारी, हिंदू, अमीर, जमींदार कोई भी क्यों न हो, असंतुष्ट था। अतः धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति की कमजोरी यह थी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित न थी। अतः अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इस व्यवस्था का भी पतन हो गया। आगे हम देख लेते हैं, अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी